हेलो स्टूडेंट्स, कल ईपीएफओ 2025 का एग्जाम कंडक्ट हुआ जिसमें सभी सब्जेक्ट से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस में काफ़ी बच्चों को डाउट्स थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों आज का हमारा ये सेशन है। ईपीएफओ 2025 में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट देखेंगे हम, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस स्टेटमेंट में काफी बच्चों को दिक्कत रही। अगर बच्चों इसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आप पाओगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वो होता है जर्नल सेक्रेटरी। ठीक है, हालांकि सीजेआई जो होता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी हाईएस्ट वही है, लेकिन वो ऑफिसर नहीं है हाईएस्ट। तो ऑफिसर कौन होता है? जनरल सेक्रेटरी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देखें भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फॉर द डिटरमाइनिंग द वर्क स्ट्रक्चर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स रजिस्ट्री आर एक्सक्लूसिवली वेस्टेड इन दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा आपका। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क स्ट्रक्चर रहता है उसको डिसाइड करने का अधिकार सीजीआई का ही है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नॉट इन एनी अदर कोर्ट विद इन इंडिया। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायरमेंट के पश्चात जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, उस पर भी पाबंदी है। थर्ड स्टेटमेंट भी इस प्रकार से गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट इंटाइटल्ड टू अपीयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। कैसे सही है भाई? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है ये भी लॉयर ही होता है। ठीक है, ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया है, एक नया प्रोविजन है। स्पेशलाइज्ड लॉयर होता है इंडिया का, जो भी सीनियर मोस्ट जज केस लड़ने आते हैं दे हैव टू मेक कोऑर्डिनेशन विद एओआर। तो बच्चों ये सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डी जो होगा आपके इस सवाल का सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बच्चों एक चीज नोटिस करी, सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा सवाल हैं, 3 से 4 सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स हैव एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन डिस्प्यूट्स अमंगस 2 और मोर स्टेट्स। स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से संबंधित 2 या 2 राज्यों से अधिक राज्यों के डिस्प्यूट को अगर रिजॉल्व करना है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट्स के पास नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू रिट्स। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है? फॉल्स है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास ये अधिकार नहीं है। ओनली द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स के पास रिट्स इशू करने का अधिकार है। हालांकि कल को अगर पार्लियामेंट कोई कानून बना के चेंज लाना चाहती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी पावर देना चाहती है तो ऐसा कर सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट ये फॉल्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सीएम ऑफ स्टेट हैज एब्सोल्युटली नो रोल इन द एंटायर अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है ये भी, क्योंकि सीएम जो है इसका इंपॉर्टेंट इनपुट्स देता है, ये भी अगर अपॉइंटमेंट करनी हो, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस की, तो रोल रहता है, पार्शली रोल रहता है सीएम का भी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अगर हम चौथा स्टेटमेंट देखें भाई, लोकल कस्टम्स एंड कन्वेंशंस व्हिच डोंट कॉन्ट्राडिक्ट अ स्टैट्यूट और द कॉन्स्टिट्यूशन are recognized and taken into account by the courts while administrating justice in certain spheres। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऐसा किया जा सकता है। स्पेशली बच्चों कई बार ट्राइबल कम्युनिटीज के ऐसे नियम कानून होते हैं, ठीक है ना, या इसके अलावा भी हो तो भी ऐसा किया जा सकता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें, हाउ मेनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो एक ही स्टेटमेंट यहां पर हमें करेक्ट दिख रही है, तो ऑप्शन ए को बच्चों जो है हम सही आंसर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत दिक्कत रही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन द लोकसभा इलेक्शन वाज इन द ईयर 2004 व्हेन ईवीएम्स वर डिप्लॉयड नेशन वाइड। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ोगे, और अगर आपको थोड़ा ईवीएम के विषय में नॉलेज है, सो ईवीएम पहली दफा जब इंट्रोड्यूस हुई थी दैट वाज द ईयर ऑफ 1982। ठीक है, केरला स्टेट में। उसके पश्चात 1998-99 में इन सेवरल स्टेट्स, बहुत से स्टेट्स में इंट्रोड्यूस हुई थी ईवीएम, और उसके पश्चात 2004 में आके इसे हम नेशन वाइड डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, नेशन वाइड जो है डिप्लॉयमेंट इसका हुआ तो 2004 में। लेकिन अब सवाल क्या है आपका, द फर्स्ट यूज ऑफ ईवीएम इन लोकसभा इलेक्शन वाज इन द ईयर 2004। तो इस हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है आपका फॉल्स है। ठीक है, हालांकि अगर आगे का स्टेटमेंट देखें तो सही है, ईवीएम्स वर डिप्लॉयड नेशन वाइड इन 2004, लेकिन ये कहना कि पहली बार भी यूज 2004 में ही हुआ था वो गलत होगा। इट वाज द ईयर ऑफ 1982, सो हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंटरेस्टिंग है ये भी। वोट्स आर रिकॉर्डेड इन कंट्रोल यूनिट्स एंड वीवीपैट एट एग्जैक्टली द सेम टाइम। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। अब इतना तो सही है कि वोट्स जब आप देते हो, बटन प्रेस करते हो, तो वो आपका कंट्रोल यूनिट में ही जाता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट में जाने के पश्चात वीवीपैट के माध्यम से प्रिंटिंग होती है, उसमें कुछ समय लगता है। दोनों चीजें प्रोसेस जो है इकट्ठे नहीं होती कि आपने वोट दिया कंट्रोल यूनिट में भी और वीवीपैट में भी एक ही टाइम पर प्रोसेस हुआ, नहीं, उसमें कुछ अंतराल रहता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका बच्चों यहां गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखें, 2 PSUs नेमली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड and Electronic Corporation of India Limited have been engaged by the Election Commission of India to design and manufacture the EVMs. The statement is correct. ठीक है, जो मैन्युफैक्चर ईवीएम या डिजाइन करने का काम है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहां पर सही होगा इस सवाल का। ठीक है, आई होप बच्चों क्लैरिटी मिल रही हो अब आपको। ठीक है, जो भी डाउट्स आपके रहे हैं वो क्लियर हो रहे हो। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement about national e-विधान एप्लीकेशन is are correct? नेशनल ई विधान इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में ही सवाल है। इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट under the Digital India program of the Government of India. This application is based on the principle of one nation one application. Correct है बच्चों, दोनों स्टेटमेंट सही है। It has been deployed by the Parliament Secretariat, false है ये स्टेटमेंट। ठीक है, इसको NIC द्वारा जो है, ठीक है, डेवलप किया जाता है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इसे डेवलप करता है, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। और चौथा, its core aim is for the end-to-end digitalization of all the functions of the state legislature. बिल्कुल सही। पेपरलेस जो गवर्नेंस है उसको प्रमोट करना, डिजिटलाइजेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, पेपरलेस वर्किंग जो है उसे प्रमोट करना, यही इसका अंतिम लक्ष्य है। सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, पहला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। मतलब 1, 2, 4 ऑप्शन बी जो है इस सवाल का सही आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्माइल इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में। स्माइल या सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम is meant for the rehabilitation of transgender persons, बिल्कुल सही, and person engaged in the act of begging। बच्चों दोनों ही ये स्माइल इनिशिएटिव के कंटेक्स्ट में ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्माइल जो है एक अम्ब्रेला सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
जो कि काम करती है मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के तहत, और जिसका लक्ष्य है वेलफेयर, रिहैबिलिटेशन, ठीक है, री इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिसमें ट्रांसजेंडर्स भी हैं और बेगर्स दोनों इंक्लूड हैं। सो 1 एंड सेकंड सी आंसर बच्चों इस सवाल का जो है सही आंसर होगा 58 क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी कई बच्चों को कंफ्यूज किया, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आसान भी है, मुश्किल नहीं है। बात हो रही है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट। गनरी के कंटेक्स्ट में न्यूज में भी रही है क्या भाई? ग्लोबल लेवल पर जो ह्यूमन राइट आपके हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसके लिए काम करने वाली ये संस्था है, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इट वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द यूएन पेरिस प्रिंसिपल्स। बिल्कुल सही, जो भी यूनाइटेड नेशन के पेरिस कॉन्फ्रेंस के प्रिंसिपल्स थे उनको ये फॉलो करती है। सेकंड देखते हैं भाई, फुली कंप्लाइंट एंड पार्शियली कंप्लाइंट मेंबर्स आर एक्रीडेटेड एज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। कैटेगराइजेशन है ए और बी का, बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बता दूं, जो ए कैटेगरी में कंप्लाइंट करते हैं स्टेट्स, उनको वोट देने का, ठीक है, इनकी जो वर्किंग रहती है उसमें वोट देने का अधिकार रहता है। ठीक है जी, और इंडिपेंडेंटली जो है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, अपनी सहभागिता इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको दर्जा दिया गया है बी, ठीक है, आप कंप्लाइन करते हैं बी कैटेगरी में, तो आप एक ऑब्जर्वर की तरह हैं, एक ऑब्जर्वर की तरह है। यू विल पार्टिसिपेट बट एज एन ऑब्जर्वर, एंड साथ ही साथ नॉट वोट, यू डोंट हैव अ राइट टू वोट इन इट। ऑलराइट, तो बच्चों ये दो स्टेटमेंट जो हैं ये सही हैं आपकी। तीसरा स्टेटमेंट देखें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया हैज बीन accredited classified under A in the year 2025। इस स्टेटमेंट में बच्चों को दिक्कत थी क्योंकि ये चर्चा में इसकी वजह से रहा था, भारत की जो इसमें स्टेटस था उसको ए से बी किया जा रहा था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है आपकी करेक्ट हैं। सो ऑप्शन सी को हम यहां क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट विद 1 2। ठीक है, आपको प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करना है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सबसे पहले है प्रोविजन रिलेटेड टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, और फोर्थ इसका सही आंसर होगा, पार्ट 5th में आती है। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर की हम बात करें, इट एसोसिएटेड विद पार्ट 6th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे ऑप्शन सी, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 298 में इसके संदर्भ में यूनियन एग्जीक्यूटिव की पावर्स को डिफाइन किया गया है। और थर्ड जो है बच्चों, पार्ट 12 is the correct answer here. It means cooperative society associated with the part 9th B. ठीक है, तो अगर हम ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो ए का हमारा था 4th, ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ए का 4th है, बी का 1st है, सी का 3rd ही है, और डी का 2nd है। ठीक है बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 61 क्वेश्चन, हु अमंगस द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब बच्चों ये बहुत ही प्लेन, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप जीएसटी काउंसिल को पढ़े हो अच्छे से तो आप इस सवाल का आंसर कर पाओगे। सो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है जीएसटी काउंसिल में, यूनियन फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, अदर बॉडीज हैं एक्सक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इज नॉट अ मेंबर एक्चुअली ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो हम क्या कहेंगे 61 का ऑप्शन ए जो है, क्योंकि नहीं पूछा है ना, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सही आंसर है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। सीआईसी से संबंधित ये अगला हमारा सवाल है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट से संबंधित है बच्चों। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सीआईसी एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट of India on the recommendations of committee headed by CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स होगा, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्लस यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, अपॉइंटेड बाय पीएम। तो ये तीन जो है ये शामिल होते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर रहता है, सीजीआई नहीं रहता। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, while the chief information commissioner मतलब CIC is not eligible for reappointment after completion of the term of 5 years, other information commissioners are eligible for reappointment. Yes, this statement is correct. देखिए CIC तो नहीं दोबारा से रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनमें से ही कोई जो है CIC कल को बन सकता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन सकता है। सो दे कैन रीअपॉइंट except the CIC. Hence we can say that the भाई second statement is correct. क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी जो होगा बच्चों इस सवाल का सही होगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स इनुमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट और दी कॉन्करेंट लिस्ट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट करेक्ट। दोनों के संदर्भ में जो है पार्लियामेंट के पास कानून बनाने का अधिकार है, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट यूनियन सब्जेक्ट है ना। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर नॉट इनुमरेटेड इन दी कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो बच्चों ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में नहीं है, वो आते हैं आपके आर्टिकल 248 के तहत रेजिडरी पावर्स, रेजिडरी पावर्स। और रेजिडरी पावर्स भी किसके जुरिस्डिक्शन में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, पार्लियामेंट इससे संबंधित नियम बना सकती है, ठीक है जी। तो हम क्या कहेंगे भाई, इस सवाल में दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके स्टेटमेंट सही है, वन भी सही है। तो सी जो है, सी ऑप्शन जो होगा इस सवाल का सही आंसर होगा। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल, अगला क्वेश्चन 64th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ही सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी ये शक्ति रहती है। तो हेंस वी कैन से दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट देखें, बोथ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट हैव एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का जो अधिकार है इट इज कन्फाइंड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये हाई कोर्ट के जजेस के पास नहीं होती। हालांकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के कंटेक्स्ट में दोनों के पास पावर है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें बच्चों तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स हैं। तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ऑलराइट, चलिए बच्चों अब हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट प्रोविजंस फॉल्स अंडर द डीपीएसपी। डीपीएसपी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहला इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों, ये जो स्टेटमेंट थी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थी, ठीक है। प्राइमा फेसी में जब हम फर्स्ट रीडिंग में पढ़ते हैं तो हमें लगता है सही तो है, गलत क्या है इसमें, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो बारीक एक कह सकते हैं फ्लॉ है इसके तहत वो दिखता है। क्या है वो? पहला स्टेटमेंट देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फॉर ऑल पर्संस लिविंग इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अंडर आर्टिकल 44 में बच्चों बड़ा क्लियरली मेंशन लिखा गया है फॉर सिटीजन्स, नॉट all the persons living in India, it is confined to the citizens of India, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। Provisions for early childhood care and education to the children up to the age of 14। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी गलत है।
अब इसको भी ना पढ़ते वक्त हम कई बार लाइटली लेते हैं भाई, आर्टिकल 45 की बात हो जाती है, ठीक है, आर्टिकल 45 में मेंशन है, लेकिन इसमें लिखा गया है लेस देन 6 इयर्स, लेस देन 6 ईयर, अप टू 14 इयर्स नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। हालांकि थर्ड स्टेटमेंट को अगर हम देखेंगे तो सही है भाई, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट। ऑलराइट, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखेंगे बच्चों तो डी इसका भी सही आंसर होगा, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस थे, आई होप अच्छे से आपको क्लैरिटी मिली हो, समझ आया हो। ठीक है, और लेवल आप देख सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफिकल्टी में इसको कंसीडर करूंगा, हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से मुश्किल जरूर थे, वेटेज सुप्रीम कोर्ट का इसमें ज्यादा था। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर।